सहेली। सभी सखी सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार सखियों, और रेणु जी आपको भी हमारा बहुत प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार संगीता, और हमारी सभी सखियों सहेलियों को नमस्कार। और आज जो कार्यक्रम में हम बात करते रहते हैं बराबर प्रकृति की, और सावन चल रहा है तो जाहिर है कि प्रकृति की बात होगी। लेकिन हमारा देश खास तौर से संगीता, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर खूब झरने हैं, नदी है, पहाड़ है, समंदर है, इस मामले में बहुत समृद्ध हैं हम, है ना। भारत तो ऐसी भूमि है कि हर तरफ से देखा जाए तो बहुत समृद्धि है। और सभी मौसम आते हैं, बराबर से आते हैं, सब अनुपात में आते हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि उतनी ही बारिश होती है, उतनी ही गर्मी पड़ती है और उतनी ही ठंड भी पड़ती है, यानी कि सभी मौसम का हम आनंद उठाते हैं, है ना। और इस बार तो कुछ ऐसा हुआ कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं नहीं बारिश हो रही है। तो ये हम सभी के लिए तो थोड़ा परेशानी का विषय होता ही है। और साथ ही साथ हमारे जो पशु पक्षी हैं या वन्य प्राणी हैं, तो उनके लिए भी जहाँ कोलाहल का विषय होता है वहाँ उनको जहाँ अच्छा भी लगता है, तो उस हिसाब से उनको कहीं कहीं कष्ट भी है। जी हाँ, बिल्कुल कष्ट तो होता ही है। तभी तो बाघों की संख्या कम हो रही है, या बहुत सारे जीव जंतुओं की कम हो रही है, लेकिन खास तौर से बाघों के लिए बहुत चिंता का विषय है। वैसे हमारी सखियां समझ गई होंगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ना। और उसमें जो हम 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए एक सम्मेलन में आज का दिन निर्धारित किया गया कि हम विश्व बाघ दिवस मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बारे में बहुत विचार किया गया और एक तरह से ये लक्ष्य रखा गया कि लोग इसके बारे में जागरूक हों कि क्यों ज़रूरत है धरती पर इनकी, और किस तरह से ये हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे पूरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, एक समय ऐसा था रेणु जी, देखिए कि सभी जानते हैं कि कितनी हरियाली हुआ करती थी, कितने खुश पशु पक्षी दिखाई दिया करते थे। या अगर हम बात करें, देखिए लॉकडाउन के समय जब गाड़ियां कम चला करती थीं, तो उस समय कितनी बार मोर तो सड़क पे आ जाया करते थे और जंगली जानवर भी देखे जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा समय बदल रहा है, फिर से गाड़ियां हैं उसी तरह से। तो ये कहना चाहती हूँ कि बाघों की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया, और फिर बाघ जो होते हैं वो जंगल के स्वस्थ और शाकाहारी वन्य प्राणियों की उपलब्धता भी जो है वो बढ़ाया करते हैं। तो जहाँ जंगल अच्छा होता है वहाँ बाघ भी अच्छे होते हैं, तो बाघों की संख्या ज्यादा ही होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन खासतौर से अगर हम इसकी बात करें, चूंकि हमने आबादी बहुत बढ़ा ली है और हमें उसी तरह से रिहाइश के लिए ज़मीनें चाहिए, जंगल कटने लगे, और जंगलों को काटने की 2-3 कारण हो गए। जैसे कि रहने के लिए मकान बहुत ज़्यादा बनवाने पड़े, वहीं हमें हमारे घर में जो फर्नीचर होते हैं उनके लिए जो लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी, उसके लिए भी हमने खूब नष्ट किया वन को। अब जाहिर है कि जब बाघों को रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, वो घने जंगल उन्हें चाहिए होते हैं, तभी वो बहुत मतलब कहना चाहिए कि निश्चिंत होकर रहते हैं वहां पर, डरते नहीं हैं। वैसे हमें लगता है कि हम बाघ से डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी हमसे डरते हैं, और इसलिए वो जो हमारी आबादी है उससे दूर हो जाते हैं। और इसलिए हमारी ज़रूरत यह है कि हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम जंगलों की संख्या बढ़ाएं, पेड़ों मतलब उनको नष्ट ना करें और उनको रहने के लिए पूरा स्थान दें। अब खुद ही सोचिए कि अगर हमारे रहने की जगह पे कोई आ जाए, कोई अतिक्रमण कर ले, तो हमें कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही बाघों के साथ भी हो रहा है। जी, और बाघों को देखकर तो हमेशा ऐसा ही होता है कि हम लोग सभी घबरा जाते हैं और जिनकी गरज सुनकर अच्छे भी कांप जाते हैं। और आजकल वैसे हम देखें तो उनके खुद के अस्तित्व पर इतना ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है कि कहने की कोई बात ही नहीं है, इसमें सभी जानते हैं। और बाघ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इनकी संख्या घटती चली जा रही है, चाहे इन्हें किसी भी कारण से इनकी संख्या घटे, चाहे इन्हें मारा जाता हो, चाहे इनकी जो चर्म होती है उसको इस्तेमाल में बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो ये हमें भी ध्यान देना चाहिए, और यही शायद वजह है कि बाघ आज के समय में ज्यादा हम लोग इस बात को बिल्कुल इस बात को हमें समझना चाहिए। और वैसे भी जो उसका महत्व है वो तो अलग है ही, और खासतौर से हमारा देश यानी कि भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो 80% पूरे विश्व में जितने बाघ हैं उसमें से 80% हमारे देश में पाया जाता है। तो इस बारे में भी हम बड़े समृद्ध हैं, है ना जी। और खास तौर से जो बहुत सारी प्रजातियां हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है
वो भी हमारे देश में है ना? जी, बहुत तरह की प्रजातियां बाघ की हैं और सबसे ज्यादा तो जो सुंदर होता है, जिसके बदन पे बड़ी सुंदर सी धारी होती है, रॉयल बंगाल टाइगर जो कहते हैं। जी हाँ। जी, तो वही जो है वो जो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है और देखने में खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत। और एक तरह से ये भी हम मतलब हमें लगता है शायद इसलिए इसको बनाया गया है क्योंकि ये एक तरीके से शक्ति का प्रदर्शन करता है, बहुत तेज होता है, और वहीं इसके देखने की क्षमता बहुत तेज होती है, बहुत तीव्र होती है इसकी दौड़ जो होती है, बहुत तेजी से झपटता है। इसकी मतलब शक्ति का तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। वैसे भी पता है कि एक पंजे में अगर पकड़ लिया तो बस गए काम से। तो ये इस तरीके से है कि वही इसके अंदर बड़ा धीरज भी होता है। अच्छा, कि बड़े शांति से वो शिकार किया करता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए रेणु जी, तो ये ताकत का, शक्ति का प्रतीक है। कई जगह पे देखा गया है कि बाघों को जो है विशेष दर्जा दिया गया है, और हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही है। सम्राट अशोक के समय से ही ऐसा है। अशोक के स्तंभ में पोस्ट स्टैम्प्स पे रखा गया है, यानी कि डाक टिकट पर रखा गया है। हमारी जो मुद्राएं होती हैं उन पर अंकित है। तो ये सारी चीजें भी हैं। जी हाँ, ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन एक चीज और भी है जो हम अपने कार्यक्रम में बराबर शामिल करते हैं, और उस बात का भी ख्याल रखते हैं कि गीत संगीत भी साथ साथ बजता रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए भी हम जागरूक हैं। बाघों के लिए तो हम जागरूक रहेंगे ही, लेकिन इसके लिए भी होते हैं। और एक मिस्टर नटवरलाल का एक बड़ा प्यारा सा गीत सुनते हैं आज। चलिए सुनते हैं। तौबा तौबा, क्या होगा होना है जो, वो होगा होता है जो, हो जाने दो। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तुम न मानो तो जाने दो। तौबा तौबा, क्या होगा होना है जो, वो होगा होता है जो, हो जाने दो। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तुम न मानो तो जाने दो। झोंकाते जाऊंगी मैं, झोंका ऐसा मौका तो आने दो। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तुम न मानो तो जाने दो।
तौबा क्या होगा होना है जो, वो होगा होता है जो, हो जाने दो। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। मिस्टर नटवर लाल इस फिल्म का गीत सखियां सुन रही थी आशा भोसले की आवाज में। और सखियों को ये बता दें रेणु जी कि ये जैसा कि हमने अभी बात की कि छुपकर शिकार करते हैं बाघ, तो हरियाली और सघन वन होते हैं जहां ये छुपकर रहते हैं। तो इनमें देखा जाए तो रणथंभौर यानी राजस्थान में ये जगह जहां उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, और उत्तराखंड और केरल में पेरियार जगह है, वहां भी पाए ये जाते हैं ये बाघ पाए जाते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी ये पाए जाते हैं, जैसे कि सुंदरवन, जैसे जहां पर भी गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जहां डेल्टा बनाती हैं, जब समंदर में मिलने लगती हैं, जब डेल्टा बनता है वहां पर ये बहुतायत में पाए जाते हैं। और इनकी प्रजातियां भी तो 6 होती हैं। हाँ, 6 प्रजातियां होती हैं इनकी। साइबेरियन बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज बाघ और मलायन बाघ, सुमात्रा बाघ, साउथ चाइना बाघ इनमें शामिल होते हैं। और जो हमारा ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो बनाया गया संगीता, इसी वजह से हमारे देश में इसके संदर्भ में सोचा जा रहा है कि किस तरह से इन्हें संरक्षित किया जाए, और इसीलिए उनकी जो संख्या है, मतलब उस पर निगाह रखी जाती है, गिना जाता है कि अब कितने हैं, और किस तरह से अगर कहीं उनका शिकार हो रहा है तो उन पर एक बहुत कड़ा कानून बना हुआ है। तो इस तरह से इसके शिकार पर प्रतिबंध है, और इस तरह से धीरे धीरे संख्या बढ़ भी रही है। एक अच्छी सी खबर ये भी है, जैसे अगर हम जिम कॉर्बेट पार्क की बात करें जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर भी अब उनकी संख्या 200 हो गई है, और जो कि काफ़ी है अगर देखा जाए, क्योंकि एक ज़माने में बहुत कम था, जबकि दुधुआ टाइगर जो है जो फॉरेस्ट है वहाँ पर काफ़ी कम है। लेकिन कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं जो प्रयास करेंगे तो हम जाहिर है सफल भी होंगे। तो इनके बारे में हमें सोचना होगा, और हम तो यही कहेंगे संगीता कि बच्चों को हम इस तरह से बताएं कि बाघ क्या ज़रूरियत है इनकी, और किस तरह से इनसे हम क्या सीख सकते हैं, और किस कदर से जंगल के पूरे संतुलन के लिए, पर्यावरण के लिए कितने जरूरी हैं जी। और जैसा कि आपने बताया कि 80% बाघ जो हैं वो भारतवर्ष में ही हैं, विभिन्न जगहों पे पाए जाते हैं, तो जाहिर है कि हम लोगों की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। तो बच्चे भी वो सोचें और समझें इस बात को, क्योंकि आने वाली पीढ़ी पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। शहरों के विस्तार के विषय में सोचें, अवैध शिकार जो होता है बाघों का उस विषय में सोचें, साथ ही साथ अन्य प्राणियों के विषय में भी सोचें, और अपनी शान बढ़ाने के लिए एक वक्त ऐसा था कि जब बाघ का शिकार किया जाता था, शेर का शिकार करते थे, लेकिन अब तो जैसा कि आपने बताया तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। जलवायु परिवर्तन भी एक वजह है रेणु जी, जिस वजह से हमने देखा है कि बहुत सारे वन्य प्राणी जिनमें बाघ बहुत खास है, इसकी कमी बराबर देखी गई है। हाँ, जाहिर है कि ये सारी चीजें, इन्हें प्राकृतिक वातावरण चाहिए। लेकिन हाँ संगीता, जो आज अभी हम सखियों से कार्यक्रम में आज हम गीत मंजरी लेकर आए हैं, ये भी तो बता दें सखियों को कि पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में आगे अभी हम सिर्फ और सिर्फ मौसम की बात करेंगे, और इस खुशनुमा मौसम के बारे में कुछ गीत सुनवाएंगे और कुछ बातें भी करेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ तक कि बाघ के संरक्षण की बात हो रही है, आज हम विश्व बाघ दिवस मना रहे हैं, तो इसमें हमें एक बार फिर सोचना होगा कि हम इनके संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से आगे आने वाली पीढ़ी को जागरूक कर सकते हैं, और कैसे एक खुशनुमा वातावरण खुद के लिए तो हम चाहते हैं, लेकिन बाकी जीव जंतु या जो भी हैं, एक छोटी सी तितली भी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यह हमें सोचना होगा, है ना जी। और इसी विषय में शायद सोचते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने ये संज्ञान भी लिया है, जिसे हम IUCN भी कहते हैं, और बाघ को एक विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा है। जी हाँ, इसीलिए तो हम इतने सजग हो गए। और एक बात और है कि जो ये हम लोग जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान या पार्क, जिम कॉर्बेट या इस तरीके के जो सुंदरवन और ये सब जो बनाए गए हैं, वो ऐसे प्राकृतिक रूप से पूरे बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि उनमें दीवारें खड़ी कर दी, ताकि उसमें जो है हमारे बाघ हैं या जो भी और भी जीव जंतु हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ का गिर जंगल है गुजरात में, वहाँ पर भी इस तरह से खुला रखा गया है पूरा, कि आप पूरे जंगल में घूमिए, आप
उसमें पिंजरे में रहिए, और बाघ और जो बाकी जीव जंतु हैं जिन्हें हम जंगली कहते हैं, उन्हें अभयारण्य से कहा जाता है ताकि वो निर्भय होकर घूमें, क्योंकि उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनका निर्भय रहना बहुत ज़रूरी है। उनको ये डर न रहे कि किसी ने गोली चला दी, किसी ने बंदूक लगा दिया या कोई हमें मार देगा। तो इस तरह से उनका आनंद में रहना, खुश रहना, आज़ाद रहना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी जगहों को इस तरह से संरक्षित किया गया है ताकि जीव जंतु हैं वो आज़ाद रहें, जैसे कि वो निर्द्वंद होकर जंगल में विचरते थे वैसे रहें। और हमें अगर देखना है तो जाहिर है वो व्यवस्था की गई है कि आप एक पिंजरे के अंदर, यानी कि एक सुरक्षित जीप में या वैसे जाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो ये तो है कि जाहिर है कि हम इस तरह से बाघ हो, चाहे शेर हो, चाहे हिरन हो, इनको हम देख लेते हैं और बच्चों को भी दिखा सकते हैं। तो एक खुशनुमा वातावरण तो हमें भी अच्छा लगता है। तो एक पहले प्यारा सा गीत हो जाए, फिर हम आगे। आज तो हम सिर्फ और सिर्फ मौसम पे ही गीत सुनवाएंगे और सुनेंगे जी। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। कोयल की कूहू कूहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगर की छाए छाए। नदियों में लहरें आए, बल खाए छलकी जाए, भीगे होठों से वो गुनगुनाए। गाता है साहिल, गाता है बहता पानी, गाता है ये दिल, सुन सारे गामा पाधा नी परे। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। रात जो आए तो सन्नाटा छाए तो टिक टिक करे घड़ी सुनो। दूर कहीं गुजरे रे किसी पुल से गूंजे धड़ा धड़ी सुनो। संगीत है ये, संगीत है, संगीत है ये, संगीत है, मन का संगीत सुनो। बाहों में लेके बच्चा माजा गाए, नारी गाए, ममता का गीत सुनो। हिलकोरे 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 हिलकोरे, मंगलारे मंगलारे गोरी गोरी भैया। हिलकोरे 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 हिलकोरे, जंगलारे जंगलारे
सपने फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत सखिया सुन रही थी रेणु जी, और मैं देख रही थी कि आप भी सुन रही हैं, आपको भी बहुत अच्छा जाहिर है कि हमें भी अच्छा लगेगा, और सखियों को जो पसंद है हमें वही तो पसंद आता है। जी, बिल्कुल। और खास तौर से श्रोताओं की पसंद और हम सब की पसंद इतनी मिलती है, इसीलिए तो हम भी खुश होते हैं जब इनसे मुलाकात होती है। और ये जो मौसम की हम बात कर रहे थे, ये मौसम वाकई सबके मन में इतनी खुशियां भर लेता है कि पूछो मत। सारी यादों के साथ लाता है सावन, इतनी सारी यादें अपने साथ में लेके आता है ये मौसम, और क्या क्या नहीं होता इसकी झोली में। खेत हरे भरे और हमारे खलिहानों को अनाज से भर देता है। जीवन को ये सींचती है वर्षा, सिर्फ खेतों को ही नहीं बल्कि जीवन को भी सींचती है ये वर्षा। ये वर्षा की जो बूंदें हैं वो किस तरह से जब पशु पक्षियों पर पड़ती हैं वो खुशी का इजहार करते हैं। और फिर एक आस, एक उमंग सी रहती है, और एक महक भी होती है यहाँ की मिट्टी में, देखते हैं। और झूले भी हैं जिन पर बहुत सारी हमारी सखियां हैं जो इस मौसम का फायदा उठाती हैं और खूब झूमती हैं, गाती हैं। एक आस कह सकते हैं कि रहती है कि सावन आएगा, कब बरसेंगे बादल। और देखिए धीरे धीरे से सावन ने भी दस्तक दे दी, और मन को किस तरह से ये हर्षाता है, बिल्कुल चंचल सा मन हो जाता है, और खुशियां हमारे अंदर, हम सभी के अंदर बिल्कुल झूमने गाने लगती हैं। और बहनों को भी देखिए कितनी आस होती है रेणु जी कि कब ये रक्षाबंधन आएगा, कब हम राखी बांधेंगे। तो कई बार तो ऐसा होता है कि बहनें खुद चली जाती हैं भाइयों को राखी बांधने, अगर पास है घर तो, और नहीं तो फिर भाई भी आ जाते हैं। ये बात तो है, ये तो आपस की बात पर निर्भर करता है कि किसको किस तरीके से सुविधा है, और यही तो ये सब त्योहार है। लेकिन हाँ, ये एक जरूर रहता है बहाना कि इस बहाने मुलाकात हो जाती है, जो कि हम व्यस्तता का बहाना लेकर मिल नहीं पाते हैं। वैसे भी जो हम सावन के आने का इंतजार इसलिए भी करते हैं क्योंकि तरह तरह के व्यंजन भी बनते हैं, खास तौर से दही बड़े बहुत बनते हैं, सभी जगहों पर खीर बनती है। और सावन के आने का जितना इंतजार सभी को रहता है, घटाओं को भी उतना ही रहता है, उतना ही पावन और खुशहाल मौसम से जब ये रक्षाबंधन के बाद हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो मन एक तरह से भारी भी होता है। लेकिन खैर फिर लगता है कि कहीं ना कहीं हम जब घर जाएंगे तो ताल में पानी भरा होगा, फूलों और पत्तों पर निखार आ जाएगा, रिमझिम बरसती पानी की बूंदों से जो मोती जैसे बिखर जाते हैं वो भी एक अलग सी छटा बिखर जाती है। सावन में पूरी जो है धरती जो है हरी ओढ़नी ओढ़ लेती है, और उसके साथ जो ऊपर बूंदें गिरती हैं उसका मजाक भी कुछ और होता है। और इंद्रधनुष भी अक्सर देखने को मिल जाता है इस मौसम में, तो जब वो भी जब थोड़ी थोड़ी धूप हो और उसके साथ जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष के भी दर्शन हो जाते हैं। और गांव के बाग में तो क्या बात है, जगह जगह झूले पड़ जाते हैं, टायर के ट्यूब से भी बच्चे झूले झूल लेते हैं, वहीं रस्सी ली और झूला झूल लिया, और मिट्टी की जो महक है उसकी तो अलग बात है। और देखिए अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ तो नारियल के पेड़ बहुत हैं। हाँ। घर से जब बाहर की तरफ देखिए तो उसके जो बिल्कुल बारीक पत्ते होते हैं और छोटे बड़े, मतलब एक लय में जैसे होते हैं, उनसे ऐसा लगता है जैसे बूंद गिरती जाती है तो जैसे रुंझुन की आवाज आती है। ये बात वो तो है। मतलब सारे के सारे पत्तों में एक सरीके की बूंद गिरती है। जी हाँ। उसको प्रकृति के ऊपर फिर बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या क्या ईश्वर ने बनाया है और कैसी संरचना की है। जी हाँ, मन को हमें हमारे कितना खुशी देती हैं ये सब चीजें, जबकि हम इनको इतना महत्व कभी कभी नहीं भी दे पाते हैं। कभी कभी देते हैं। और ये जो बूंदों की बात कही पेड़ों पर, वो तो कैसे लगता है कि जैसे किसी ने नाप के स्केल से बिल्कुल सीधी सीधी लाइन खींची है, और उसके एकदम अंत में जो कोना आता है पत्तियों का, उस पर टिप पर एक एक बूंद कभी सज जाती है, तो जैसे लगता है किसी नायिका ने या किसी हमारी सखी ने बालों में अपने जो है ना वो मोती पिरो लिया है। तो इस तरीके के कुछ नज़ारे देखने को मिलते हैं, और आप कभी इस अंदाज में देखिए प्रकृति को तो कितना मजा आता है। इसीलिए तो हम इंतजार करते हैं कि कैसे सावन आए और कैसे ये सारी चीजें दिखने को मिले, है ना। तो हम भी बुला लेते हैं सावन को। जी बिल्कुल। तुम्हें गीतों में ढालूंगा, आ आ आ तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो, तुम्हें गीतों में ढालूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो, सावन को आने
होंगी कतारें, फूलों की होंगी बहारें, सरगम की लय पे भंवरे, कलियों का घूंघट उतारे, सपने जगा लूंगा तुमको, तुम्ही से मैं एक दिन चुरा लूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो। देखो ये शान हमारी, हम हैं पवन के पुजारी, धरती गगन के मिलन की आरती हमने उतारी। अब मैं न मानूंगा इस दिल के दर्पण में, तुमको सजा लूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो। बादल से रस रंग बरसे, प्यासा मन काहे को तरसे, कहती है बरखा दीवानी, गोरी सिमटने की डर से, अपना बना लूंगा, दिल में बसा लूंगा, सीने से लगा लूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो। देखिए, गीत में भी कुछ इसी तरह की बातें हैं सखियों कि सावन को आने दो। तो सावन का इंतजार कितना होता है सबको। और सावन एक और चीज से बहुत याद आता है कि जब सावन आएगा, गुड़िया का मेला लगेगा, नाग पंचमी का मेला लगेगा, वहाँ हरी हरी चूड़ियाँ बिकेंगी और लहरियादार बहुत अच्छे कपड़े बिकते हैं, और पता नहीं क्या क्या खाने की चीजें रहती हैं। लेकिन इस बार तो इतना संभव नहीं हो पाया क्योंकि हाँ, लेकिन यादें तो बहुत सारी है ना, उनको तो हम साझा कर सकते हैं जी। और हरियाली तीज हो गई, और रक्षाबंधन की बात तो हम करते ही रहते हैं हमेशा। जी हाँ, रक्षाबंधन का इंतजार है। लेकिन जो मेले की बात कर रही हो ना संगीता, ये बात तो है कि मेले में घूमने का अपना अलग मजा होता है। वो जो छोटी छोटी चीजें जो मेले में मिल जाती हैं, वो हमें किसी भी और दुकान में नहीं मिलती हैं, इसीलिए तो इंतजार रहता है। और हर जगह अलग अलग ढंग से मेला लगता है। कहीं मतलब शिवालय जहाँ पर शिव जी के मंदिर हो वहाँ लगता है, कोई ऐसे मैदान छूटे हैं जहाँ की सावन में पूरे एक सावन महीने भर में मेला लग जाता है, पूरे एक महीने। और कभी कभी सिर्फ सोमवार को मेला लगता है। तो ये अलग अलग जगहों की अलग अलग प्रथा होती है। और खास तौर से वो चक्री वाले जो झूले होते हैं, जो पुराने ढंग के होते हैं, जिसमें कि सिर्फ 4 वो झूले होते हैं, उसमें एक व्यक्ति उसमें पेंगे देता रहता है, उस झूले का भी अपना मजा होता है। कुछ लोग तो उसमें बहुत डरते हैं। हाँ, मशीन से नहीं चलते, वो हाथ से ही पेंग देना पड़ता है उसमें। जी हाँ। और वैसे ही बच्चों के लिए भी होते हैं, जिसमें कि गोल गोल घुमा दिया जाता है उनको बैठाकर। तो छोटे छोटे बच्चे भी इन मेलों का इंतजार करते हैं, और बहुत तरह की मिठाइयाँ और बहुत तरह की चीजें मिलती हैं, और बहुत तरह के बाजे भी मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। और बाजे बच्चे खरीदते भी हैं और उनको खूब बजाते भी हैं जी। सावन खत्म हो जाता है, मेला खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो बाजा जो है वो बजता रहता है। और इसी तरह से देखा जाए तो पूजा में भी विशेष चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे धान का लावा इस्तेमाल
इस्तेमाल होता है, दूध और बहुत अलग अलग तरह की जो मिठाइयाँ बनती हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं। खास करके ये उजियारा पाक जिसको कहते हैं कि उस वक्त मनाया जाता है, जो जितनी भी पूजा वगैरह पड़ती है। अखाड़ों में जो कुश्ती होती है उसका भी काफी प्रचलन है, अलग अलग अखाड़ों में ये आयोजित किया जाता है, और कबड्डी जैसे खेलों का भी आयोजन होता है। उजियारी पाक की बात कही संगीता, तो हम ये बता दें कि कृष्ण पक्ष, जिसको कि उजियारी पाक यानी शुक्ल पक्ष की बात कर रही हो संगीता, लेकिन जन्माष्टमी जो आती है वो कृष्ण पक्ष में आती है, क्योंकि कृष्ण जी तो काली अंधियारी रात में आए थे भाई इस दुनिया में, तो जाहिर है कि वो तो उजियारी पाक में नहीं आएंगे। लेकिन कहीं सावन का महीना उसको कहते हैं और कहीं वो भादो लग जाता है, तो ये लोग कुछ अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रथा है। और जो खाने की बात है उससे तो अनरसे की गोलियां याद आ गई। इस तरह से खासतौर से गुड़िया के दिन या इस पूरे सावन में चावल के आटे की वो उसको चीनी डालकर या शक्कर डालकर, चीनी या गुड़ डालकर गोलियां बनाते हैं, या उसको पेड़े जैसा पतला पतला भी बनाते हैं और उसको तल देते हैं उसमें तिल वगैरह लगा के, और बहुत आनंद आता है खाने में। ये खास इस मौसम का व्यंजन है और इस मौसम की मिठाई कह सकते हैं, और बहुत अच्छी लगती है। मेले में कुछ ऐसी ही चीजें मिल जाया करती है ना। अनरसे की गोली तो बहुत खास है जी। और देखिए इस बार चूंकि ये कोरोना वायरस का ज्यादा खतरा है, तो हमारी सखियां भी घर पे हैं और सोच रही हैं कि नए नए तरीके से किस तरह से थोड़ा जीविकोपार्जन किया जा सके। तो हमने ऐसा सुना है, ऐसा देखा भी है कि बहुत सारी सखियां जो बड़ी सुंदर सुंदर, वैसे तो दक्ष होती हैं ये कला में, हाँ, लेकिन फिर भी इस बार थोड़ा सा उन्हें इस तरह का विचार आया है कि हम क्यों ना अच्छी अच्छी राखी बनाएं और इसको अपना व्यवसाय भी बना सकते हैं, धनोपार्जन भी इससे कर सकते हैं। तो ये हमारी सखियों ने इस बार जो किया है, ऐसा हमने देखा है। तो ये बहुत अच्छी सी चीज है, क्योंकि एक तो हम लोग घर में भी कभी अगर भाइयों को राखी बांधते हैं तो अक्सर करके ऐसा होता है कि बाहर जाते हैं, खरीदते हैं, बहुत टाइम लगता है, देखते हैं कि भाई ये अच्छी लगेगी राखी की, ये अच्छी लगेगी, और आजकल तो इतनी सारी साइट्स आ गई हैं कि लोग वहां से चुन के भी वहां से ऑनलाइन भी खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो इस तरह से ये एक व्यवसाय के तौर पर भी देखा जा सकता है। और हमारी बहुत सारी सखियों ने खुद ब खुद किया भी होगा इसको, और पहले से भी कर रही होंगी। लेकिन इस वक्त खासतौर से बिल्कुल संगीता सही कह रही हो कि चूंकि दुकानें खुली भी नहीं है, और जहां खुल भी गई हैं तो बहुत सारी सखियां हमारी एहतियात के तौर पर बाजार नहीं जा रही हैं, और बहुत अच्छा कर रही हैं आप। और व्यवसाय के तौर पर अगर आप कर रही हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आप अपने भाइयों के लिए तो राखी खुद घर पर बनाएं, और फिर देखिए कि भाई को भी कितना अच्छा लगेगा जब आपके हाथ की बनी हुई राखी वो बांधेंगे। भले ही एक वो जो सूत्र होता है ना, जिसको कहते हैं कलावा कहते हैं बहुत जगह मौली कहते हैं उसको, जो लाल पीला धागा होता है जो पूजा में चढ़ता है, उससे उसको भी अगर आप बांधेंगे उसमें 4-5 जौ लगाकर, तो भी देखिए कितना अच्छा लगेगा। या एक गोल कपड़ा, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, और हमारे पास बहुत सारी कलाएं हैं। किरण भी आती है, किरण आती है, चारों तरफ लगाकर उस पर छोटी सी एम्ब्रॉयडरी करके, कढ़ाई करके भी कुछ आप बना सकती हैं, छोटी छोटी टिक्कियां, और उसको अपने भाई के कलाई पर सजाएंगे, फिर देखिए कितना अच्छा लगता है जी। तो, और हाँ, तो ये सारी चीजें जो हैं मन को तो हर्षित करती ही हैं, लेकिन आदान प्रदान का एक माध्यम भी होती है, और हमारी अपनी कला को बहुत ज्यादा रचनात्मकता मिलती है। क्योंकि जब हमको ये काम करते हैं तो उसमें और ज्यादा हमारा मन लगता है, उसके साथ साथ हमारा दिमाग भी चलने लगता है। क्योंकि अगर एक डिजाइन हमने सोची तो उसमें और भी बहुत सारी डिजाइनें दिमाग में आती जाती हैं जी। और इसी महीने में देखिए कांवड़िया लोग जो होते हैं वो खासकर शिवालय में जाते हैं और भगवान की जो पूजा अर्चना है वो भी किया करते हैं और गंगा जल ले जाके चढ़ाते हैं शिवालय में, और किस तरह से पैदल चलते हैं। एक श्रद्धा सा रहता है पूरे वातावरण में माहौल। लेकिन जो बात है कि हम जब देखते हैं कि ताल तलैया भरे हुए हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। और ये कांवड़ियों को भी यूं कहे ना कि उनका जो यात्रा जो होती है वो बहुत आसान हो जाती है जब चारों तरफ हरियाली वो देखते हैं जी, है ना। और मन के अंदर जो एक बचपन रहता है वो तो इस मौसम में बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। रेणु जी, बिल्कुल। आपको याद होगा कि हम लोग छोटे थे तो किस तरह से कागज की नाव बनाया करते थे और उसको तैराया करते थे। नाव कितनी दूर भी जा रही हो उसके पीछे 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 जाना है जब तक कि वो भीग के गल ना जाए, लेकिन वापस। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके लिए तो बहुत जरूरी है कि कहीं पानी भरा हुआ तो मिले, है ना। तो ऐसा ही एक गीत सुनवा देते हैं सखियों को। तुम तनक तुम तनक तुम तुम तनक तुम तनक तनक तुम तनक तनक
तनक दिम तुम तना ना 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 तुम तनक तुम तनक तना दिम तना ना 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 तुम तनक तना दिम तना ना 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 तुम तनक तुम माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। मैं तुझको जान लूं तू मुझको जान ले, आ दिल के पास इस दिल के रास्ते। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला। दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदगी बेहाल है,
ताल मिला, ताल से ताल मिला, ताल से ताल। ताल फिल्म का ये गीत था। और सखियों, ताल से ताल तो तभी मिल सकता है जब हम सभी प्रकृति के बारे में सोचें। तो पानी की झमझम जो आवाज होती है, उसी तरह का कुछ ये गीत हमारी सखियां सुन रही थी। और इसी विषय में ये कहना चाहूंगी रेणु जी कि पानी इतना बरसता है सावन में, कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं कम भी होती है। लेकिन जहाँ कम बारिश होती है वहां भी, जहाँ पर ज्यादा बारिश होती है वहां से नदियों का पानी बहकर उसके जो जमाव है जल का, वो तो ऊपर होता ही है ना। तो जितना पानी बरसता है उसका संचय करें। और संचय करने के अलग अलग तरीके भी हैं, सखियां हमारी जानती हैं। फिर भी पानी ज्यादा से ज्यादा जो है उसका संचय करें। संचय करने के लिए जो व्यक्तिगत तौर पर यानी घरेलू तौर पर जो हमारी सखियां करती हैं, वो तो बहुत सारे ऐसे प्रदेश है संगीता, जाहिर है कि वो मरुस्थल है, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा रेत है, पानी बहुत कम होता है, तो वो करती ही है संरक्षित, खुद साल भर के लिए भी पानी इकट्ठा करती है अपने तौर पर। लेकिन जहां पर जगह है वहां पर अभी जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्लांट है वो भी लगाया जा सकता है। और जो भी थोड़ा भी सक्षम है, यानी जिसके पास पैसा है, जैसे कि हम सोलर एनर्जी अपनी जो है सौर ऊर्जा को जब संरक्षित कर लेते हैं और उसके बाद प्रयोग में लाते हैं, वैसे ही इस जो हमें मुफ्त में पानी मिल रहा है उसे हमें संरक्षित कर लेना चाहिए और उसको अपने लिए बाद में प्रयोग में लाना चाहिए, है ना। और उसके लिए ये भी जरूरी है कि जो पानी हमारे पास है उसका भी हम बहुत हिसाब से इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी है, बारिश का मौसम है तो बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है और कई बार पानी की सप्लाई भी अच्छी है तो नल में पानी बहाया जा रहा है। तो इस तरह ये भी ना हो, इस बात का भी हम सभी को ध्यान रखना है। व्यक्तिगत तौर पर भी कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ियां हैं बिला वजह, उनको बहुत ज्यादा मतलब कि रोज धोना है तो धोना ही है, और बहुत बड़ा सा घर का प्रांगण है उसकी भी धुलाई होनी है तो होनी ही है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ में कुआं अगर घर में खुदा हुआ हो तो बहुत अच्छा है, और बड़े शहरों में तो ये संभव नहीं हो सकता है, लेकिन पानी हम बचा तो सकते ही हैं। जी हाँ। और नहीं, लेकिन कुएं की जो बात संगीता जी आप कह रही हैं वाकई बहुत अच्छी बात है कि कुआं हमें कोशिश करके अपने घर में कर लेना चाहिए। जगह अगर है तो कुआं बनवा लें और उसका पानी पिएं, वो मीठा भी बहुत होता है, शुद्ध भी होता है। लेकिन जो संरक्षण की बात है वो बहुत जरूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम दाल चावल धोते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, खाना पकाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, उस समय हम कितना पानी बचा सकते हैं, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। और आप बहुत आसानी से कर सकती हैं। जब आप किसी चीज़ की बचत पर हमारी सखियां जुट जाती हैं ना, तो वाकई वो तो कर ही लेती हैं। इसमें हम मान सकते हैं कि किसी भी चीज़ को चुनौती के रूप में लेकर और पहले उसका महत्व समझें और फिर उस पर अमल करें, है ना। और इसका मर्म अगर देखना है तो बिल्कुल हाथ में रेत ले लें और एक बूंद पानी उसमें टपका दें, तो आपको पता चलेगा कि उस रेत में वो पानी कहाँ गया, पता भी नहीं चलता है। क्या इसी तरह से राजस्थान की जो जगह हैं वहां पर बहुत सखियों को तकलीफ होती है, बहुत दूर दूर जाती हैं पानी के लिए। तो जिस तरह से भी हो सके पानी का संरक्षण करें, जल का संरक्षण करें, और वन्य प्राणी प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी इससे। तो जल के संरक्षण में एक बहुत जरूरी चीज रेणु जी ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम पेड़ लगाएं तो उनमें क्या होता है कि जो भूमिगत जल होता है वो उसका जो स्तर होता है वो ऊपर होता है, क्योंकि पेड़ पानी भी रोक लेते हैं, मिट्टी भी रोक लेते हैं, मिट्टी से पानी रुक जाता है और वहां भूमिगत जल जो होता है उसका स्तर ऊपर आ जाता है। और जो पानी बरसता है वो बह नहीं पाता, वो फिर भूमि में जाता है, इसीलिए जल स्तर भी ऊपर होता है। वहीं ये तो हमने बचपन से पढ़ा है किस तरह से समुद्र से वाष्पकण ऊपर उठते हैं गर्मी में, और वो किस तरह से बादल बनते हैं, और जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं वहीं बारिश होती है। तो वृक्ष लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, और पानी के लिए अगर हम देखें तो सीधे सीधे वृक्ष से उनका संबंध है। तो वृक्ष तो हमें लगाना ही चाहिए, और जहाँ लगे हैं उनको बचा कर भी रखना चाहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना तो है ही। और जब पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ ढेर सारे पक्षी होते हैं, और बहुत सारे मोर और कोयल, तोते, और इनकी जो आवाज़ होती है वो मतलब वाकई मन को एकदम हर लेती है जी। और सावन में तो खासकर यही देखा जाता है। और जल का संरक्षण भी करें, और साथ ही साथ जल को इस तरह से भी बचाएं कि उसको संक्रमित ना होने दें।
घर का जल भी उसी तरह से, और बाहर के जो ताल तलैया हैं, तालाब वगैरह है, उनको भी हाँ बिल्कुल, यानी कि ताल के आसपास कुछ नहाने का काम ना करें, कपड़े ना धोएं, कुएं के पास भी इस तरीके का कार्य न करें, क्योंकि उससे भी उसका पानी जो है संक्रमित हो जाता है। और इस समय खासतौर से बच्चों में जो है वो पानी जनित बीमारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। प्रदूषित पानी से जो है संक्रमण होता है और बच्चों में डायरिया बहुत आम सी बात है। और बल्कि यूं कहें कि कहने के लिए लगता है कि बस पतले दस्त हो रहे हैं बच्चों को, लेकिन ये बहुत घातक होता है और यहाँ तक कि ये जानलेवा भी हो जाता है। तो इस बात का हमें ख्याल तो बराबर रखना होगा, है ना। और हम लोग जब स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, तो फिर सावन का मजा भी दुगना हो जाएगा। हाँ, सावन का मजा अगर लेना है तो जैसे कि हमने कहा ना कि आजकल अगर आप सुने तो तरह तरह के पंछी जो हैं वो बोलते हैं। वहीं जो झींगू, जैसे हमने पहले ही गाने में सुना है कैसे झींगुर बोलता है, उसका भी मजा लें। मेढक कितना टरटराते हैं, कहते भी हैं कि बरसाती मेढक है, शुरू हो गए बोलना। तो कुछ इस तरीके की चीजें। लेकिन खास तौर से पपीहा जब बोलता है तो उसकी जो प्यू प्यू है उसका तो आनंद ही कुछ और होता है। तो ऐसा ही एक गीत सुनवा देते हैं सखियों को। वाणी जयराम की आवाज में सखियां इतना खूबसूरत गीत सुन रही थी, और ये गीत था गुड्डी फिल्म से। और देखिए रेणु जी, बहुत सारी सावन की बातें हम लोगों ने की, प्रकृति की बात करी, पशु पक्षियों की बात करी, सुंदर
वन की बात करी या बन की बात करी, और मनमोहक फूल, रसीले फल, स्वादिष्ट फल और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, सभी चीज़ों की हम लोगों ने बात करी। लेकिन ये सभी चीज़ें तो तभी अच्छी लगती हैं जब मन बड़ा खुश होता है। तो ये तो जीवन का नियम है कि जहाँ खुशी है वहाँ थोड़ा सा विरह भी है। तो सावन जहाँ बहुत सारी खुशियाँ लाता है वहीं थोड़ा थोड़ा विरह भी लाता है। तो ये मौसम हमें लुभाता है, कभी कभी बहुत बड़ा दुखदाई भी हो जाता है। ऐसा है कि अपने मन की मीत से बिछड़ने का, या यूं भी होता है कभी कभी कि जीवन साथी के साथ जब कभी अनबन हो जाती है तो फिर ये सावन विरह वेदना से फिर कम नहीं होता। तो कभी मन में उमंगे भी होती हैं, तो फिर ये उमंगे किसी की याद भी कभी कभी ले आती हैं। जी हाँ, जाहिर है जब विरह होगा तो यादों के ही घेरे में हम बैठे रहेंगे, और ये जो यादें हैं वो मन को इतना बेचैन करती हैं कि फिर सावन वगैरह तो सब एक तरफ हो जाता है और मन बस इंतज़ार करता है कि कहीं से हमजोली से मुलाकात हो जाए और फिर करें बैठ के ढेर सारी बातें, क्योंकि प्रेमी सामने हो तो क्या बात है। लेकिन विरह के जो ये पल हैं, अच्छा हो कि बस 2 ही घड़ी रहें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब विरह की वेदना जो होती है वो वाकई बहुत असहनीय होती है। और ऐसे में ये जो बरखा की बूंद है, वही प्यार की बूंदें जो है ना, वो कहीं न कहीं से ऐसा लगता है जैसे कि शूल की बूंदें हो गई हैं, यानी कि चुभन पैदा करती हैं। और मनमीत के बिना तो झूले भी अच्छे नहीं लगते, कजरी भी नहीं सुहाती है, और कोयल भी बैरन लगने लगती है। बारिश की बूंदें तो जैसे लगता है कि आग बरसा रही हैं। तो ये जो सावन है ये मिलन का है ज़रूर, लेकिन कहने के लिए सावन में जो है ना ठंडी ठंडी फुहार पड़ती है, लेकिन जब ये ठंडी फुहार ठंडी तभी लगती है जब आपका मनमीत आपके साथ हो। लेकिन जब मनमीत अगर रूठ जाए तो फिर कैसा लगता है और किस तरह से एक एक पल गुजरता है, सुनते हैं इस गीत में। बिल्कुल।
शोभा गोटू जी को सखियां सुन रही थी। और रेणु जी देखिए बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है और घड़ी हमें याद दिला रही है कि कार्यक्रम को अब यहीं समेटना होगा। तो सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली। आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में हमारे मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। आज के हमारे मेहमान कौन हैं ये हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये हक हम दे रहे हैं आज के हमारे मेजबान महेंद्र मोदी को, जो आज के हमारे मेहमान के साथ हाजिर हैं विविध भारती के स्टूडियो में। हमारे मेहमान के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और साथ में नमस्कार यहाँ बैठे हुए सभी कलाकारों को भी। दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा कि आज हमने आपसे मिलवाने के लिए किसी एक कलाकार को नहीं बुलवाया है, किसी एक इंसान कलाकार को नहीं बुलवाया है, बल्कि आज के कलाकार कई सारे हैं और उनमें सबसे पहले है ये मिट्ठू मियाँ। मिट्ठू मियाँ राम राम। वाह वाह। मिट्ठू मियाँ, आपको क्या अच्छा लगता है? देखा, और देखिए इधर ये एक छोटी सी म्याऊ बिल्ली भी है। हाँ, देखा आपने। और इधर एक ये मुंह छिला रही है बकरी भी खड़ी है। और अरे बस 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 भाई, लगता है बकरी जी को बहुत भूख लगी है, थोड़ी सी घास खिलानी पड़ेगी। चलिए चलिए, हाँ हाँ हाँ, खिलाते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, बकरी जी को खिलाते हैं घास। और इधर ये एक छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है इनके साथ? बेटा, नहीं मैं गुदगुदी नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी आप जिस कलाकार से मिल रहे हैं उस कलाकार का नाम है मीना गोकुलदास, और वही आपको सुना रही थी ये तरह तरह की आवाजें। ये आवाजें आप अपने टेलीविजन सेट पर और फिल्मों में अलग अलग रूपों में सुनते हैं और देखते भी हैं, क्योंकि आपके सामने चरित्र कुछ और होता है लेकिन उसके पीछे आवाज यही होती है। मीना जी नमस्कार। नमस्ते। स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
मीना जी, ये जो आवाजों की दुनिया है, इस दुनिया में आप कैसे आई? प्लान करके तो नहीं आई। अच्छा। मैं जर्नलिज्म करती थी। मैं लिखती थी एक ट्रेड पेपर, फिल्म ट्रेड पेपर, ट्रेड गाइड के लिए, और उसी दौरान एक प्रोड्यूसर से मेरी बातचीत हुई एंड किसी वजह से मुझे उनको फ़ोन करना पड़ा। वो थे मिस्टर जगदीश सिदाना, और मैंने ऐसी मस्ती में उनके साथ बच्चे की आवाज़ में बात की फ़ोन पे, और उनको पता नहीं चला। फिर मैं हंसने लगी तो फिर वो समझ गए कि इट वाज मी एंड इट वाज जस्ट अ जोक। हंसी मजाक में वो बात खत्म हो गई। फिर कई महीनों बाद जब उनकी फिल्म कंप्लीट हुई तो ही कॉल्ड मी अप, और उन्होंने मुझे बोला कि मेरी फिल्म में डबिंग करो। तो मैंने कहा मैं तो कभी माइक के सामने